हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जनवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बिहार से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जनवरी 2024 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के मंथली करंट अफेयर्स सेक्शंस में जाकर उसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वह लेक्चर पसंद आएगा। साथ ही बिहार से संबंधित जो ये करंट अफेयर्स है, इसका भी लेक्चर आपको पसंद आएगा। मुझे पता है कि आप सभी ने जनवरी या इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं से ज़रूर देखा होगा, परंतु मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर इसे देखें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल्स है खेल विभाग की स्थापना। बताया जा रहा कि बिहार में एक नए विभाग की स्थापना की गई है, और यह विभाग कौन सा है? तो यह खेल विभाग है। बताया जा रहा है कि खेल विभाग क्या, तो इससे पहले खेल विभाग नहीं था। तो खेल विभाग का कार्य जो है इससे पूर्व कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा किया जाता था। अर्थात खेल विभाग का कोई अपना स्वायत्त विभाग नहीं था। खेल विभाग से संबंधित जितने भी डिसीजंस यानी निर्णय लिए जाते थे वह कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा लिया जाता था। परंतु आपको पता होगा कि हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बहुत तरीके के कार्य किए गए हैं। इनमें से ही एक कार्य था मेडल लाओ और नौकरी पाओ। मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इसके तहत यह बताया गया है कि बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी खेल आयोजित किए जाते हैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले को राज्य में सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसी के डिसीजन के कुछ दिनों के बाद राज्य में खेल विभाग की स्थापना की गई है, ताकि यह विभाग जो है खेल से संबंधित स्वायत्त होकर डिसीजन ले सके। और यह जो है बिहार सरकार का जो बताया जा रहा है कि अब तक का जो है ये कुल 45वां विभाग है। तो ये राज्य में अब तक देखा जाए तो कुल 45 विभाग है। उस 45 विभाग के रूप में जो हमारा 45वां विभाग है वो है खेल विभाग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खेल विभाग कौन सा विभाग है बिहार सरकार का? तो 45वां है। बताया जा रहा है कि इसमें पहले प्रधान सचिव के रूप में डॉक्टर बी राजेंद्र की नियुक्ति की गई है। साथ ही पहले निदेशक के रूप में महेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इसका कार्य क्या होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों के कल्याण और खेल विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। आपको पता है कि जितने भी अगर इंडिया लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी खेल का आयोजन किया जाता है, तो अब तक देखा जा रहा है कि बिहार का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही लोअर रहता है, बहुत ही लोएस्ट रहता है। उस छवि को सुधारने की दिशा में अगर देखा जाए तो यह खेल विभाग एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार को एक खेल हब यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई है। आपको पता होगा कि बिहार के राजगीर में खेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना पे भी बातचीत चल रहा है। साथ ही पटना में जो स्टेडियम है उसका भी जीर्णोद्धार करने की बातचीत चल रही है। तो हमने खेल विभाग से संबंधित डिटेल्स में इस आर्टिकल को देखा। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बिहार लघु उद्यमी योजना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है, क्योंकि इस योजना को आपको पता होगा कि जाति आधारित जनगणना बिहार में भी संपन्न हुआ था, और जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बना था। साथ ही उसके आंकड़े को सर्वेक्षण करने वाला भी बिहार जो है देश का पहला राज्य बना था। इस जाति आधारित जनगणना कराने के बाद बिहार सरकार को कुछ डाटा मिला। उस डाटा के आधार पे बिहार सरकार ने कुल
94,33,312 परिवारों को जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है, उनके लिए एक योजना लाई गई है। वही इस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। तो पूछा जा सकता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना को क्यों शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य है कि बिहार के गरीब लोगों द्वारा लघु उद्यम को बढ़ावा देना, साथ ही उन्हें स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करना। इसके तहत बताया जा रहा है कि कुल 94,33,312 परिवार के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो एक लघु उद्यम को बढ़ावा दे, साथ ही स्वराज में वृद्धि करे। बताया जा रहा है कि अगर इसके ड्यूरेशन की देखा जाए तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है। ये वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष से स्टार्ट होकर वित्तीय वर्ष 2028-29 तक के लिए लागू होगा। इसके लिए लाभार्थी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो वैसे व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा जिनकी मासिक आय, यहाँ पे याद ध्यान देना है, मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि जिनकी वार्षिक आय 6,000 रुपये से कम है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देखना कि मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें योजना की जो राशि है उसका वितरण 3 किस्त में किया जाएगा। 25% प्रथम फेज में, सेकेंड में 50% और लास्ट में जो है 25% दिया जाएगा। अर्थात इस प्रकार कुल 100% राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। तो यह योजना के बारे में हमने देखा, बिहार लघु उद्यमी योजना। इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे किया था, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा किए गए थे, उसके बारे में बिहार लघु उद्यमी योजना भी उस वक्त शामिल थे। उस वक्त हमने इसको डिटेल्स में डिस्कस किया था। आप चाहे तो उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स, बिहार के GI टैग प्राप्त शाही लीची से है। शाही लीची के बारे में जान रहे हैं कि शाही लीची का खेती जो है मुजफ्फरपुर के तरफ किया जाता है, मुजफ्फरपुर जिले में, और ये शाही लीची बिहार की GI टैग प्राप्त है। तो बताया जा रहा है कि शाही लीची का विस्तार भारत के अन्य राज्यों में भी किया गया है। तो अब तक देखा जाए तो कुल 19 राज्यों में बिहार का जो GI टैग प्राप्त है शाही लीची, उनकी खेती भारत के 19 राज्यों में किया जा रहा है। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे मिशंस को प्रारंभ किया गया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में बहुत सारे मिशन चलाए जाएंगे। उन्हीं मिशन में दिसंबर 2023 के लास्ट में एक मिशन चलाया गया था। यह मिशन था मिशन दक्ष। जानेंगे कि यह मिशन दक्ष क्या है, इसके बारे में डिटेल्स से जानेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि इस किस विभाग के द्वारा चलाया गया है। तो यह शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है। कौन सा मिशन है, तो यह है मिशन दक्ष। इसका उद्देश्य क्या है, तो बताया जा रहा है कि पढ़ाई में कमजोर 25 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ये। आपको पता होगा कि बिहार में विशेषकर शिक्षा का अगर स्थिति में देखा जाए, जनगणना को 2011 को अगर बेस बनाया जाए तो बिहार जो है लास्ट रैंक पे है शिक्षा में, चाहे वो ओवरऑल स्थिति हो या मेल स्थिति हो या फिर फीमेल स्थिति हो। हर स्थिति में देखा जाए तो शिक्षा के स्तर पे बिहार का बहुत ही लोएस्ट परफॉर्मेंस है। साथ ही आपको पता होगा कि वर्ष 3 से 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनका बेसिक्स बहुत ही ख़राब है। उन्हें सामान्य हिंदी पढ़ने भी नहीं आता है, उन्हें बेसिक्स जो गणित है उन्हें जोड़ घटाव तक की भी समझ नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला के भी समझ नहीं है। उन्हीं को सुधार करने के लिए बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो है मिशन दक्ष चलाया गया। तो पूछा जा सकता है कि मिशन दक्ष क्या है, तो ये बताया जा रहा है कि ये शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया और पढ़ाई में कमजोर 25 लाख बच्चों को इसको लाभ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो बताया जा रहा है कि कक्षा 3 से 8 के ऐसे बच्चे जो हिंदी के वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते, उनको इसके थ्रू लाया जाएगा, शामिल किया जाएगा। साथ ही वैसे छात्र छात्राएं इनमें शामिल होंगे जिन्हें मौलिक गणित यानी कि बेसिक्स जो जोड़ घटाव गुना भाग जो उनका बहुत कमज़ोर है, उनको इसके माध्यम से जोड़कर सफल बनाना है। जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी नहीं है उनको भी इसके तहत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनको कब ये शिक्षा दिया जाएगा, तो विशेष कक्षाएं उनके लिए आयोजित किया जाए। कब, तो 3 बजे के बाद विशेष कक्षा आयोजित किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मिशन दक्ष। ये बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया है, दिसंबर 2023 में चलाया गया है। लगभग इसके दायरे के तहत कुल 25 लाख छात्रों को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा दूसरा मिशन है एक, नेक्स्ट है हमारा, ये बताया जा रहा है कि अब ड्रोन से बिहार पुलिस अपराधियों पर करेगा मिशन सुरक्षा। यानी अब जो एक नेक्स्ट हमारा मिशन है मिशन सुरक्षा। मिशन सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मिशन सुरक्षा का उद्देश्य है क्राइम को रोकना, और क्राइम को रोकने के लिए बिहार के 18 जिलों में जो है मिशन सुरक्षा का संचालन किया जा रहा है, और इसके तहत जो है ड्रोन पुलिस यूनिट की भी स्थापना की गई। वही बताया जा रहा है कि मिशन सुरक्षा के तहत ड्रोन के माध्यम से जो है बिहार पुलिस जो है अपराधियों को निगरानी करेगा, उनको ड्रोन के माध्यम से उनकी निगरानी करेगी और उसको पकड़कर क्राइम को रोका जाएगा। और इसका दूसरा चरण का ये तैयारी किया जा रहा है, और कुल 18 जिले में इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा मिशन मिशन जन सेवा। यह बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया है मिशन जन सेवा, और इसका उद्देश्य है कि राज्य में ऑनलाइन शिकायत किया जा सके, यानी FIR की व्यवस्था जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको शुरुआत करने के लिए मिशन जन सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हमारा, अगर मिशन को देखा जाए तो मिशन है अनुसंधान, मिशन इन्वेस्टिगेशन 75। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है, मिशन अनुसंधान अर्थात मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। यहाँ 75 का मतलब समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि 75 दिन के अंदर अगर आपने FIR दर्ज करा दिया है तो 75 डेज के अंदर में जो है आपके मामले की जांच की जाएगी। इसीलिए इसका नाम दिया गया मिशन इन्वेस्टिगेशन 75। तो हमने अब तक क्या देखा? पहले हमने मिशन दक्ष देखा। पूछा जा सकता है, आपको मिलान में दे सकता है कि मिशन दक्ष का संबंध किससे है? तो मिशन दक्ष का शिक्षा विभाग से है, और पढ़ाई में जो कमजोर छात्र है उनका डेवलपमेंट करना है। मिशन जन सेवा की बात किया जाए तो मिशन जन सेवा जो है ऑनलाइन शिकायत यानी ई-शिकायत से संबंधित है, यानी ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, ई-शिकायत के माध्यम से कर सकते हैं बिहार के थाने में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिशन अनुसंधान @75। इसका संबंध है कि 75 दिनों के अंदर में आपके मामले की जांच कर ली जाएगी। और नेक्स्ट था हमारा मिशन सुरक्षा। सुरक्षा के तहत बताया जा रहा है कि ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है। बिहार के 18 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है क्राइम को रोकना। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स यही हमने डिस्कस किया, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मिशन दक्ष के बारे में मैंने डिस्कस किया कि इसके तहत जो पढ़ाई में कमजोर 25 लाख छात्रों को शामिल किया जाएगा, और 1 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हमारा मिशन जन सेवा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि बिहार के थानों में ई-शिकायत यानी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है हमारा मिशन अनुसंधान। इसमें बताया जा रहा है कि 75 दिनों के अंदर जो है FIR होने पर मामले की जाँच कर ली जाएगी। मिशन सुरक्षा जो कि बिहार के 18 जिलों में चलाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्राइम को रोकना तथा इसके तहत जो ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2024। दोस्तों, हमने YouTube चैनल पे पद्म पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर पे किन्हें दिया गया और बिहार के स्तर पे किन्हें दिया गया उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको डिटेल्स में उस वीडियो को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पद्म पुरस्कार 2024 बिहार के कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि बिहार से कुल अगर देखा जाए तो 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है। वही पुरस्कारों की संख्या देखा जाए तो 6 है। ऐसा इसलिए है कि 7 व्यक्ति में एक ऐसा है जो पेयर में दिया गया है, यानी एक ऐसा पुरस्कार है जो पति पत्नी को दिया गया है। और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, आपको पता होगा कि पद्म पुरस्कार किसे गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, और गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि जब पेयर में दिया जाता है तो उनकी संख्या 1 काउंट होती है। तो इस आधार पर व्यक्तियों की संख्या 7 हो जाती है, जबकि पुरस्कारों की संख्या 6 हो जाती है। अब हम देखेंगे कि किन्हें ये पुरस्कार बिहार से सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा कि पद्म पुरस्कार में 3 प्रकार के सर्वोच्च सम्मान शामिल है, जिसमें पहला है पद्म विभूषण जो देश का 2nd हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण जो 3rd नंबर का है,
और पद्मश्री जो है 4th नंबर का है। 1st नंबर का आपको पता होगा कि भारत रत्न है। भारत रत्न भी वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है। उसके बारे में हमने डिटेल्स में अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है, आप चाहे तो उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो पद्म विभूषण के विषय में हम लोग देखें कि बिहार से किन्हें प्रदान किया गया, तो बिहार से एक व्यक्ति को दिया गया है और यह है श्री बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। किस कार्य के लिए दिया गया, तो सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 पुरस्कार में एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और 4 जो है हमारा पद्मश्री है। पद्म विभूषण जो दिया गया है वो है श्री बिंदेश्वर पाठक को, इन्हें मरणोपरांत दिया गया और इनके सामाजिक कार्य के लिए। किस कार्य के लिए दिया गया है, तो इन्हें सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है। सुलभ इंटरनेशनल के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और यह एक NGO है। आप सभी ने रेलवे स्टेशन के पास जो सुलभ शौचालय देखा होगा, उसका चालू करने का श्रेय जो है ये बिंदेश्वर पाठक को ही दिया जाता है। इन्होंने ही रेलवे पे आप देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से शौचालय होता था, तो इन्होंने उस शौचालय को अस्थायी करने के लिए शौचालय का निर्माण करवाया और उसके माध्यम से उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की, जो आज बहुत बड़ा भारत के सबसे बड़े NGO में से एक है। इसकी स्थापना 1970 में की गई। इसी कार्य के लिए बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण, जो देश का सर्वोच्च 2 नंबर का नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया और इन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। अब हम देख लेते हैं पद्म भूषण के कंटेक्स्ट में कि पद्म भूषण कितने व्यक्ति को दिया गया, तो ये एक व्यक्ति को दिया गया है और ये कौन है, तो श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर है। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, दवा के क्षेत्र में। किस दवा के क्षेत्र में, तो कालाजार में। दोस्तों, एग्जाम्स में किन्हें यह पुरस्कार दिया गया ये भी पूछा जाता है, उनके किस कार्य के लिए दिया गया है ये भी पूछा जाता है, उनका नाम और किस क्षेत्र में दिया गया है उसको भी जानना जरूरी है। तो इस पॉइंट को फोकस करेंगे। तो श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को दवा के क्षेत्र में, किस दवा, कालाजार का जो टीके का विकास किया जा रहा था उनमें ये शामिल थे, इन्हीं के लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पद्मश्री, जो वर्ष 2024 में 4 व्यक्ति को दिया गया है बिहार से। इनमें 3 व्यक्तिगत श्रेणी में है और एक जो है पेयर में दिया गया, यानी जोड़े में दिया गया है और इनमें जो है पति पत्नी शामिल हैं। इन्हें जो है पति पत्नी जिन्हें दिया गया, एक गोदना पेंटिंग के लिए दिया गया है और यह है शिवन पासवान और शांति देवी को। इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया, गोदना पेंटिंग के लिए। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि गोदना पेंटिंग के लिए दिया गया है। अब नेक्स्ट 3 जो व्यक्तिगत श्रेणी में 3 व्यक्ति को दिया गया है, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक है अशोक कुमार विश्वास, इन्हें टिकुली कला के लिए दिया गया है और इन्हें टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि टिकुली कला का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो अशोक कुमार विश्वास को कहा जाता है। दूसरा अगर हम देखा जाए तो सुरेंद्र किशोर को दिया गया, इन्हें साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। वहीं नेक्स्ट हमारे राम कुमार मलिक, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है और किस, एक ध्रुपद गायक है और किस घराना से संबंधित है, तो दरभंगा घराना से संबंधित है। और चौथा जो हमारा एक पेयर में था, उस चीज़ को भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, जो शिवन पासवान और शांति देवी, जिन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया, तो इन्हें दिया गया है गोदना पेंटिंग के लिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमने पद्म पुरस्कार 2024 से बिहार के कंटेक्स्ट में जितने भी व्यक्ति को दिया गया है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया कि कुल 7 व्यक्ति को दिया गया है और ये 6 पुरस्कार शामिल हैं। इनमें एक तो हमारा पद्म विभूषण है, जिसे श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है सामाजिक कार्य सुलभ इंटरनेशनल के लिए। श्री चंदेश्वर प्रसाद को ठाकुर को दवा के क्षेत्र में दिया गया कालाजार के लिए। और पद्मश्री जो 4 व्यक्ति को दिया गया है, एक तो शिवन पासवान और शांति देवी को उनको गोदना पेंटिंग के लिए दिया गया है। दूसरा जो है अशोक कुमार विश्वास को दिया गया टिकुली कला के लिए और उन्हें टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में सुरेंद्र कुमार किशोर को दिया गया और राम कुमार मलिक को कला के क्षेत्र में, ये ध्रुपद गायक है और दरभंगा घराना से संबंधित है, इसके लिए इन्हें दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है श्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 में उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है और यह जयंती उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा
वर्ष 2024 में इन्हें देश का 49वां भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में 5 व्यक्ति को दिया गया है और इन 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो थे वो श्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्हें दिया गया है। भारत रत्न से संबंधित भी हमने डिटेल्स में टॉपिक को डिस्कस किया है। 2 टॉपिक डिस्कस किया, एक तो भारत रत्न के बेसिक्स के बारे में और दूसरा था कि वर्ष 2024 में 5 व्यक्ति को दिया गया उनके बारे में डिटेल्स में। तो आप चाहे तो उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अब ये बिहार से इनको शामिल किया गया है, बिहार से इन्हें दिया गया। तो हम देख लेते हैं कि बिहार से अब तक कितने व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये 5 व्यक्ति हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता कहा जाता है, 1961 में दिया गया था इन्हें। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें 1962 में दिया गया है। जयप्रकाश नारायण, जो कि आज़ाद दस्ता से संबंधित थे, आपको पता होगा हजारीबाग जेल में इनको डाला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और बिस्मिल्लाह खां, इन्हें वर्ष 2001 में दिया गया था, जो शहनाई वादक हैं। और नेक्स्ट वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर को वर्ष 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स गणतंत्र दिवस परेड झांकी पुरस्कार 2024 में। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस की झांकी निकली है। इसमें कुल जो है 14 झांकी का प्रदर्शन किया गया है। इसमें पहले स्थान पे कौन था, उसका थीम कौन था, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहले स्थान पे अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे है नगर विकास एवं आवास विभाग, यानी पहले स्थान पे किसको दिया गया, किसकी झांकी को रखा गया है, तो नगर विकास एवं आवास विभाग को। इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था कबाड़ से कमाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पे कौन था, या एक तरफ ऑर्डर दे देगा कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, और दूसरे तरफ उनका थीम दे दिया जाएगा कि कौन सा थीम से संबंधित है। तो नगर विकास एवं आवास विभाग ये पहले स्थान पे और इनका थीम था कबाड़ से कमाल। दूसरे स्थान पे है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि खेल विभाग के रूप में 45वें विभाग के रूप में खेल विभाग की स्थापना की गई है और इनकी झांकी मेडल लॉ और नौकरी पाओ विषय था इनका, उसके लिए इन्हें जो है दूसरे स्थान पे रखा गया है। तो पहला स्थान पे नगर विकास एवं आवास विभाग, दूसरे स्थान पे बिहार राज्य और खेल प्राधिकरण, इनका थीम था मेडल लॉ और नौकरी पाओ, और तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से दिया गया। आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पे 2 है, कृषि विभाग भी है और विधि विभाग भी है। कृषि विभाग का जो थीम था फसल विविधीकरण, और जो विधि विभाग का थीम है लोक अदालत और निःशुल्क सक्षम विधिक सहायता। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड झांकी 2024 के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया कि कुल 14 झांकी दिया गया। पहले स्थान पे जो हमारा था नगर विकास, दूसरे स्थान है बिहार खेल प्राधिकरण, तीसरे स्थान पे है कृषि और निदेशालय और विधि विभाग संयुक्त स्तर पे। इनका थीम भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सेरा रिपोर्ट 2023। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में देश के सर्वाधिक शहर की प्रदूषित शहर की रैंकिंग जारी की गई है। इन रैंकिंग में अगर पहले स्थान पे देखा जाए तो असम का है बन्नीहाट, दूसरे स्थान पे देखा जाए बिहार का बेगूसराय और तीसरे स्थान पर ग्रेटर नोएडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेगूसराय आपसे पूछा जा सकता है कि या तो ऑर्डर दे दिया जाएगा इस प्रकार की पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे कौन है, या पूछा जा सकता है कि बेगूसराय की रैंकिंग क्या है, या पूछा जा सकता है कि दूसरे स्थान पे कौन सा था बेगूसराय। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में बताया जा रहा है, डिटेल्स में देखा जाए कि टॉप 10 शहर में अगर बात किया जाए कि बिहार से कितने शहर शामिल है, तो टॉप 10 में अगर देखा जाए तो बिहार से कुल 3 शहर शामिल हैं, जिनकी अगर 3 शहर है 1, 2, 3, और उनका ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो 2nd नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि टॉप 10 में बिहार से 3 शहर शामिल हैं। पहले दूसरे स्थान पे है बेगूसराय, 5वें स्थान पे है छपरा और 6ठे स्थान पे है पटना। दिल्ली की रैंकिंग देखी जाए तो 8 नंबर है। वर्ष 2024 में बताया जा रहा है कि बिहार के 2 शहरों को कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया। ये है पटना और ये दूसरा है सुपौल। पटना के बारे में बताया जा रहा है कि पटना को जो है पहली बार ये कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया, वहीं सुपौल को जो है ये दूसरी बार दिया गया है। सुपौल को इससे पहले वर्ष 2021 में गार्बेज फ्री अर्थात कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया था, और सेकेंड टाइम है वर्ष 2023 में दिया गया है। रामलला मंदिर आपको पता होगा कि अयोध्या में इनका प्राण प्रतिष्ठान हो गया है।
तो यहाँ बिहार से कुछ भेंट स्वरूप गया था। तो मखाना का भोग लगा था जो कि पूर्णिया से गया था, और बिहार सरकार के द्वारा सोने का धनुष बाण इन्हें प्रदान किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। बताया जा रहा है कि बिहार में ब्रिटिश कालीन कानून बिहार उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 1914 में संशोधन होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम है, तो 1914 बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914। बताया जा रहा है कि इसमें बदलाव करके क्या होगा, तो बोला जाए कि राजस्व मामले की सुनवाई अब कौन करेगा, तो अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर किया जाएगा, और सुनवाई का अधिकार जो होगा वो आयुक्त स्तर पर डीएम के पास होगा। बिहार सरकार ने बताया कि इस वजह से हमें कितना लगभग 5,000 करोड़ ऋण का जो है वो लॉस हो रहा है, 5 लाख से अधिक केस दर्ज है, और यह 110 साल पुराना कानून है जिसमें संशोधन की बात की जा रही है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारा कि बिहार में 9वीं बार नीतीश सरकार बनी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया है। उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन करते हुए नए दलों के साथ उन्होंने अपनी नई सरकार का गठन किया और उन्होंने 9वीं बार शपथ लिया है। अगर हम उनके बेसिक्स की बात करिए, उन्होंने सबसे पहली बार शपथ ग्रहण कब किया था, तो 3 मार्च वर्ष 2000 को उन्होंने पहले बार शपथ ग्रहण किया था। उस वक्त उनकी जो सरकार थी अल्पमत वाली सरकार थी, केवल 7 दिन में यह सरकार गिर गई थी। वर्ष 2005 में उन्होंने पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार अगर सरकार तो 2000 में हो जाएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार की बात हो तो वर्ष 2005 में होगा। इन्हें बिहार के राजनीतिक चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके राजनीतिक पार्टी से संबंध की बात किया जाए तो जनता पार्टी से संबंधित है, या समता पार्टी से संबंधित, और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड से है। जनता पार्टी से ही 1989 से 1994 तक थे, और इनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता पार्टी से ही हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किस पार्टी से इन्होंने किया था, तो जनता पार्टी से किया था। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ। यह है हमारा बाल विवाह रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जारीकर्ता कौन है, पूछा जा सकता है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा इसे जारी किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाल विवाह रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, तो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो डाटा शामिल किया गया 1993 से 2021 को तुलना किया गया है। बताया जा रहा है कि बाल विवाह 1993 में जो था वो 49.4 था, और वर्ष 2021 में अगर देखा जाए तो 22.3 हो गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि गिरावट है, ये राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा है। बताया जा रहा है कि सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्य की बात किया जाए तो इसमें बिहार पहले स्थान पे है। तो बिहार कौन सा है, पहले स्थान पे है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाल विवाह वाले रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है, तो पहला है। यहाँ भी बिहार पहला है। अच्छे जगहों पे बिहार भले ही पीछे है, लेकिन इन सब जगहों पे बहुत आगे है। दूसरे स्थान पे है वेस्ट बंगाल, तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है। बताया जा रहा है कि इन 4 राज्यों की अगर हिस्सेदारी देखा जाए ओवरऑल तो 50% इन 4 राज्यों का ही है। वहीं लड़कों में बाल विवाह का अगर सर्वाधिक अनुपात की बात किया जाए तो ये गुजरात में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स की ओर। इसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, जिसके तहत SC, ST और EBC वर्ग के छात्र शामिल थे। इन्हें UPSC की परीक्षा पास करने पे 1 लाख और BPSC का प्रीलिम्स पास करने पे 50,000 रुपये दिया गया जाता था। अब बताया जा रहा है कि इस योजना का विस्तार कर दिया गया और UPSC की अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। अन्य राज्य की सिविल सेवा की परीक्षा भी इसमें शामिल किया गया। बिहार का न्यायिक सेवा, बैंक, रेलवे, SSC, CDS, CRPF इत्यादि, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स को। बताया जा रहा है कि खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया तैराकी का आयोजन कहाँ पे किया जाता था, ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा था। नेक्स्ट है बिहार में गरीबी से संबंधित एक डाटा आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीति आयोग का डाटा 2019 से 20 का। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार से सबसे कम गरीब राज्य कौन से हैं, जिले बिहार के सबसे कम गरीब जिले कौन से हैं और सबसे सर्वाधिक गरीब जिले कौन है, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिहार का जो सबसे कम गरीब जिला है वो है सिवान। यहाँ पे गरीबी सबसे कम है, 17.14 है। वही दूसरे स्थान पे है मुंगेर, तीसरे स्थान पे है रोहतास, चौथे स्थान पे है पटना और 5वें स्थान पे है गोपालगंज। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम गरीबी बिहार के किस जिले में है, तो पहले स्थान पे सिवान में सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा मुंगेर में। इस आधार पे ऑर्डर दिया गया है।
रहा सर्वाधिक गरीबी की बिहार के सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं अररिया में सबसे ज़्यादा गरीबी है, उसके थोड़ा कम पूर्णिया में। तो सर्वाधिक गरीबी वाला जिला आपसे पूछा जाए तो अररिया है, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। नीति आयोग का जो रिपोर्ट था उसमें बताया जाए कि सर्वाधिक गरीबी से बाहर अगर कहीं पे आए थे लोग तो वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में दूसरा स्थान पे था। वहीं पे अगर बता किया जाए कि बिहार में जो कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक गरीबी से प्रभावित वाला क्षेत्र है, तो ये सीमांचल। सीमांचल का जो क्षेत्र है वो बिहार का सबसे ज़्यादा गरीबी से प्रभावित वाला क्षेत्र है, उसके बाद है कोसी। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि अभी बिहार में खेल को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो इस उम्मीद है कि इस प्रकार से प्रश्न आपसे आगामी जितने भी एग्जाम्स है, वो टीचर हो, 70th BPSC हो, बिहार दरोगा, वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसका पूछा जा सकता है आयोजन कहाँ पे, तो तमिलनाडु में किया गया है और यह 6ठा संस्करण था। बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम पहली बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन दक्षिण भारत में किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स है कि कहाँ है पहली बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया कि दक्षिण भारत में, इससे पहले नहीं हुआ था। और कहाँ पे किया गया, तमिलनाडु में किया गया है, ये 6ठा संस्करण था। अगर बताया जाए कि बिहार की रैंकिंग की बात की जाए कि बिहार का रैंक क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये है 21 नंबर। हमने बताया था कि बिहार लगभग हर जगह पे पीछे ही रहता है, शिक्षा के मामले में भी पीछे है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी पीछे है, बाल विवाह में भले आ गए लेकिन अन्य सामान्यतः हर जगह जहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे बहुत पीछे है। भले सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, एक समय आएगा जब हम भी टॉप 3 में आ जाएंगे, तो ये अच्छा पहले सरकार के द्वारा कि खेल के लिए इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्र पर भी सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार का स्थिति टॉप 10 में जरूर आ जाएगी। तो हम देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से बिहार की रैंकिंग जो है वो है 21 नंबर पे और बिहार ने कुल 5 पदक जीता है, जिसमें 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो ये याद रखिएगा। ऐसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भारतीय राज्यों की रैंकिंग भी रहेगी और बिहार के बारे में भी डिटेल्स में रहेगा। यहाँ पे हम बिहार के कंटेक्स्ट में सिर्फ देख लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया गया, यह इसका 6ठा संस्करण है और फर्स्ट टाइम जो है दक्षिण भारत में इसका आयोजन किया गया है। बिहार का अगर रैंकिंग किया जाए तो बिहार का रैंकिंग जो है 21 नंबर है। बिहार जो है कुल 5 पदक जीता है और इन 5 पदक में जो है 2 स्वर्ण पदक जीता है। इन्हीं स्वर्ण पदक में एक जो है हमारा दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर की दौड़ में जो कि गोपालगंज की स्वर्ण पदक जीता और साथ में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट किया था। तो पूछा जा सकता है, पीपीएससी कई तरीके से प्रश्न पूछता है कि दुर्गा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इनका खेल हो जाएगा दौड़ से संबंधित है क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, साथ ही इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 1500 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं प्रहलाद कुमार की बात किया जाए तो ये ट्रैक साइकिलिंग से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट और सबसे वीवीआई आर्टिकल्स है हमारा स्टैचू ऑफ विजडम। आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टैचूज का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें एक है स्टैचू ऑफ विजडम। इससे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी निर्माण किया गया है। तो इन सब से संबंधित बहुत सारे स्टैचू का निर्माण किया गया, लेकिन अब तक बिहार में इस प्रकार का कोई स्टैचू नहीं था। तो बिहार में भी देखा जा रहा है तो एक स्टैचू का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ विजडम। और यह स्टैचू ऑफ विजडम किसको संबोधित किया गया, किससे संबंधित है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे और बिहार से संबंधित ये भारत रत्न भी प्राप्त इन्हें 1962 में दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ विजडम का संबंध किससे है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। बताया जा रहा है यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। इससे पहले आपको पता था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो था वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी, लेकिन स्टैचू ऑफ विजडम जो है वो विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति होगी और इसका हाइट जो है 243 फीट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है, तो सरदार वल्लभ भाई से संबंधित। ये गुजरात में है
और इन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद बहुत सारे देसी रियासत से जिनका अलग अलग भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत उन्हें 3 ऑप्शन दिया गया था, तो उन्हीं के आधार पे इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। इसीलिए इन्हें इनके जन्म दिवस पे कहीं ना कहीं एकता दिवस भी मनाया जाता है और इनके आधार पे जो मूर्ति बनी है उन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वही हमारा लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ विजडम। स्टैचू ऑफ विजडम किसको समर्पित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पटना में स्थापित किया जाएगा, गंगा नदी के तट पर। इसकी ऊंचाई 243 मीटर होगी और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। सॉरी, यहाँ पे हमने 243 फीट बोला था, ये 243 मीटर हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा मेडल लॉ और नौकरी पाओ। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि बिहार में 45वें विभाग के रूप में खेल विभाग की स्थापना हुई है। खेल विभाग का नाम डिपार्टमेंट है, 45th है। और उसी वक्त हमने डिस्कस किया था कि बिहार सरकार के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चले, उन्हीं में से एक है मेडल लॉ और नौकरी पाओ। इसका पूरा नाम है बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023। इसके तहत बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को डायरेक्ट नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। हाल ही में शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बिहार की रैंकिंग क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रैंकिंग क्या रहा है। तो सबसे स्वच्छ शहर में बताया जा रहा है कि इंदौर जो है हमारा सबसे स्वच्छ शहर है और ये लगातार 7वें बार सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। दूसरे स्थान पे अगर देखा जाए तो ये है सूरत और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। तो आपसे पूछा जाता है, आप इसको ISN से याद रखिएगा, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, या ISM भी याद रख सकते हैं। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को जो है दिया गया है सबसे स्वच्छ शहर है। हम स्पेशली इस वीडियो लेक्चर में हम बिहार से संबंधित डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस टॉपिक को तो ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, साथ ही इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और एसए के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आप मेंस में भी इसके डाटा को यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी इसका पॉइंट यूज कर सकते हैं और एसए में लिखकर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि बिहार के कंटेक्स्ट में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 क्या बोलता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें बोला जा रहा है कि कचरा मुक्त शहर, बिहार के 2 शहर को कचरा मुक्त शहर में शामिल किया गया। तो ये शहर कौन है? पटना और सुपौल। हमने स्टार्टिंग में देखा कि बिहार के 2 शहर को कचरा मुक्त शहर में शामिल किया गया है। इसमें पहला है पटना और दूसरा है सुपौल। पटना पहली बार दिया गया इसे दर्जा और सुपौल को जो है दूसरी बार दर्जा गया। सुपौल जो इससे पहले वर्ष 2021 में और वर्ष 2023 में इसे जो है गार्बेज फ्री अर्थात कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया जा चुका है। साथ ही पटना शहर की बात किया जाए तो पटना को बोला जा रहा है कि वाटर प्लस का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि वाटर प्लस का दर्जा किन्हें प्राप्त किया गया है? तो पटना को दिया गया है। साथ में अगर पटना की ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो पटना की ओवरऑल रैंकिंग है 262 और राज्य स्तर पे बात किया जाए तो पहले स्थान पे रैंकिंग है। सुपौल की रैंकिंग की बात की जाए ओवरऑल 16वें स्थान पे है और सुपौल में 100% जो है घर से कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि पटना की ओवरऑल रैंकिंग है 262 और बिहार में इसका स्थान पे अगर देखा जाए तो पहले स्थान पे है। अब बिहार की रैंकिंग की बात की जाए कि बिहार के राज्य स्तर पे क्या रैंकिंग है, तो बिहार का रैंकिंग है 15वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिहार की ओवरऑल, जैसे पहले स्थान पे आपको पता है कि सूरत था, दूसरे स्थान पे पहले स्थान पे हमारा इंदौर था, दूसरे स्थान पे सूरत था और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई था। तो उसी के आधार पे बिहार का अगर रैंकिंग की बात की जाए कि बिहार का रैंकिंग क्या है तो 15वां रैंकिंग और बिहार का स्कोर है 1815। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रैंकिंग में राज्य के स्तर पे रैंकिंग में हमारा कौन है, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। तो आपसे शहर के स्तर पे रैंकिंग पूछी जाएगी कि शहर की रैंकिंग क्या है। शहर की रैंकिंग, स्वच्छ शहर की रैंकिंग में इंदौर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हमारा सूरत है और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है। वहीं राज्य स्तर पे बात किया जाए कि राज्य स्तर पे रैंकिंग क्या है, तो पहले स्थान पे है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान पे है MP
और तीसरे स्थान पे हमारा छत्तीसगढ़। और ये राज्य स्तर पर बिहार की रैंकिंग की बात की जाए तो बिहार का रैंकिंग है हमारा 15th और बिहार का स्कोर है 1815। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। शहरों की रैंकिंग की बात की जाए तो बिहार के कुछ शहर को आप देख सकते हैं, कटिहार है यहाँ पे 7वें नंबर पे, पूर्णिया 20वें नंबर पे, भागलपुर 21वें नंबर पे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के कुछ शहरों को दर्जा दिया गया है, ये दर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ODF प्लस कितने, तो बिहार के कुल 86 शहर ऐसे हैं जिन्हें ODF का दर्जा दिया गया है। ODF प्लस प्लस का दर्जा बिहार के 56 शहर को दिया गया है। वाटर प्लस का दर्जा सिर्फ एक शहर को दिया गया है, वो है कौन है, पटना है। और 1 स्टार अर्थात जो कचरा मुक्त शहर जो है वो दिया गया पटना और सुपौल। आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बिहार के किन शहरों को कचरा मुक्त शहर या 1 स्टार रैंकिंग दी गई है, तो पटना और सुपौल हो जाएगा। वहीं वाटर प्लस का दर्जा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है, तो वो पटना हो जाएगा। ODF 86 शहर हैं बिहार से और सॉरी ODF प्लस में 56 है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कचरा मुक्त शहर की बात आई है कि कचरा मुक्त शहर क्या होता है, अर्थात गार्बेज फ्री सिटी किसे बोलते हैं। तो बताया जा रहा है कि यह एक स्वच्छता सर्वेक्षण का एक हिस्सा है। इसमें बताया जा रहा है कि गार्बेज फ्री अर्थात कचरा मुक्त शहर का मतलब है कि शहर में कहीं भी यहाँ वहाँ कचरा नहीं होना चाहिए। साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं का गोबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि सुपौल के केस में अगर देखा जाए तो सुपौल में बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि शहरों में कोई कूड़ा कचरा ना हो, शहरों से कूड़ा कचरा को उठाकर डस्टबिन में लगाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पटना की स्थिति क्या है। पटना में तो डोर टू डोर हो ही रहा है, डोर टू डोर कचरा ले ही जाया जा रहा है। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, इस तरीके का स्लोगन भी चलते हैं, खूब नारे भी चलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके किया जा रहा है। तो इसी को आधार बनाते हुए बिहार में 2 शहर को याद रखिएगा, पटना और सुपौल को कचरा मुक्त शहर शामिल किया गया। पटना को फर्स्ट टाइम किया गया और सुपौल को दूसरी बार किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के टॉप शहर की बात किया जाए कि कौन से है, तो पटना पहले स्थान पे है और देश में इसका ओवरऑल रैंकिंग है 262। पटना की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पे है गया, इसका ओवरऑल रैंकिंग है 2002। तीसरे स्थान पे है बक्सर, दरभंगा। तो ये पटना की रैंकिंग आप सिर्फ याद रखेंगे कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के टॉप 5 शहर में है पटना, गया, बक्सर, दरभंगा और डालमिया नगर। नेक्स्ट 1 लाख से अधिक आबादी वाले कुल शहर कितने हैं, तो बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले देश भर में कुल 446 शहर है, जिसमें से अगर देखा जाए तो बिहार से जो है 31 शहर शामिल है। तो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज में कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में बिहार के कुल कितने शहर शामिल है, तो 31 शहर शामिल है। इसमें अगर 1 लाख से अधिक वाली रैंकिंग में अगर पटना की रैंकिंग ओवरऑल की बात किया जाए तो 77th रैंकिंग है। वहीं गंगा किनारे बसे शहरों की संख्या अगर देश भर में पूछा जाए तो 88 शहर है, जिसमें गंगा किनारे बसे शहरों की रैंकिंग की गई है। तो इसमें वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पे है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे और पटना की रैंकिंग जो है 6ठे स्थान पे। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वहीं सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो इसमें कुल 61 शहर आते हैं छावनी बोर्ड में। पहला स्थान पे है महू छावनी बोर्ड जो कि MP का है और 39वें नंबर पे हमारा बिहार के इंपॉर्टेंट से दानापुर कैंट हो जाता है जो कि 39th नंबर रैंक पे है। नेक्स्ट हमारा है स्टार्टअप प्राइज 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। स्टार्टअप प्राइज 2022, ये 2022 के लिए पूछा जा सकता है कि इसका पब्लिश कौन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है। इसे बताया जा रहा है इस डाटा को स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है हमारे देश में। उसी के आधार पे जो होता है ये रैंकिंग मतलब कि रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें बिहार के बारे में से पूछा जा सकता है कि बिहार किस कैटेगरी में है, तो बिहार को जो है आकांक्षी एस्पायरेशनल लीडरशिप कैटेगरी, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता का अवार्ड दिया गया है। एस्पायरेटिंग लीडर, इससे पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप प्राइज 2022 में बिहार की रैंकिंग क्या है, तो आकांक्षी नेतृत्वकर्ता की रैंकिंग में शामिल है। वर्ष 2021 में अगर बिहार की रैंकिंग था इमर्जिंग लीडर में, अब जबकि इस बार क्या है
आकांक्षी नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर क्या है, मेडिवाइजर है। इसका संस्थापक थे नीरज झा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी को बिहार का स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो ये है मेडिवाइजर, इन्हें स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वहीं पूछा सकता है कि स्टार्टअप प्राइज में बिहार किस कैटेगरी में आकांक्षी नेतृत्वकर्ता के रूप में है। और बेस्ट महिला नेतृत्वकर्ता का पुरस्कार दिया गया है ग्रामश्री को। तो ये स्टार्टअप प्राइज 2022 के बारे में 3 आप याद रखिएगा कि बिहार किस कैटेगरी से है। तो बिहार आकांक्षी नेतृत्वकर्ता की कैटेगरी में। बिहार का बेस्ट अवार्ड स्टार्टअप अवार्ड मेडिवाइजर को दिया गया। बेस्ट महिला नेतृत्वकर्ता पुरस्कार ग्रामश्री को दिया गया है। और नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट है, यह है निर्माण क्षेत्र में कामगारों की संख्या पर रिपोर्ट। यहाँ पे इस रिपोर्ट को ई श्रम पोर्टल से लिया गया है। इसमें रैंकिंग दिया गया है कि सबसे ज़्यादा कामगार किस राज्य के हैं। तो पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ भी बाजी मारे हुए दूसरे स्थान पे है, वेस्ट बंगाल तीसरे स्थान पे और राजस्थान चौथे स्थान पे है। तो जहाँ थोड़ा बहुत खराब स्थिति है, जो खराब क्षेत्र है, वहाँ पे बिहार ने बहुत अच्छा टॉप किया है, और जो बहुत अच्छा है वहाँ पे बिहार का बहुत ही खराब स्थिति है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निर्माण के क्षेत्र में कामगारों की संख्या के मामले में बिहार का रैंक कौन सा है, तो दूसरा। देश भर में बोला जा रहा है कि कुल निर्माण क्षेत्र में 2.64 करोड़ लोग शामिल हैं, इनमें बिहार में 28 लाख हैं। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट इससे नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने वर्ष 2024 के जनवरी मंथ के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। साथ ही हमने, अगर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंधित अगर मंथली करंट अफेयर्स को देखना है, साथ ही सेक्शनल करंट अफेयर्स को देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।